आज मैं अपने इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो गणित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के साथ बहुत कम समय में हल कर अपने पाठकों और साथियों को बताऊंगा, जिससे उन्हें आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित से संबंधित प्रश्नों को तुरंत हल करने में मदद मिलेगी और वे अपने समय को बचाते हुए प्रतियोगी परीक्षार्थियों में सभी प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे, जिससे वे अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो मैं आज अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, वह मेरे चैनल रंजीत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी, ट्रिक एवं बहुत जल्द से सॉल्व करने के तरीके से सभी लोग अवगत हो सके। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह लाभ मिल सके, जिससे कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। तो चलिए, मैं अपने साथियों से को लिए आज हल करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरे यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और ट्रिक एवं बहुत जल्द से प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिएगा। आज 23/7/2025 तारीख को मैं अपना यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर बता रहा हूं। पहला प्रश्न IBPS क्लर्क एग्जाम में आया है, जिसमें पूछा गया है प्रश्न में कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यह IBPS क्लर्क के एग्जाम में पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में बैंक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्नों को हल करने के बाद मैं अपने साथियों को जैसा कि बता दूं कि इसके यहाँ पर अभाज्य संख्याएं की चर्चा हुई है, तो अभाज्य संख्याएं पर पहले गौर करेंगे कि अभाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, और इसी को ऋण संख्याएं, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, जो 2 से शुरू होती है। और यह एक ऐसी अभाज्य संख्या, ऋण संख्या होती है, जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, और इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से यह विभाजित नहीं होती है। तो पाठकगण एवं साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले 2 से शुरू होती है, जो 2, 1 और 2 से विभाजित होती है, और इसी से नहीं, 2 के बाद 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और यानी ऋण संख्या है। उसके बाद 5, 7 जो स्वयं से विभाजित होती है, ये ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। इसी तरह इसे 11, इस तरह से बढ़ते हुए आगे की ओर संख्या जाएगी। लेकिन प्रश्न में मेरा दिया हुआ है कि 70 और 100 के बीच। तो 70 और 100 के बीच कहने का मतलब है कि 70
से और 100 के बीच वाली संख्या को लेना है जो अभाज्य संख्या है। तो 70 के बाद इसी तरह से आगे बढ़ती हुई संख्या 71 आएगी। उसके बाद 73 आएगी। संख्या 73 के 73 के बाद आगे की संख्या 79 हो जाएगी। 79 के बाद जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है 83 होगी। 83 के बाद 97। तो यहाँ गौर करिएगा कि हमारे प्रश्न में जो पूछा जा रहा है 70 और 100 के बीच, तो 70 के बाद वाली जो संख्या है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है वह 71, 73, 79, 83, एक संख्या और है इसमें 89 यानी 89 और एक 97 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 70 और 100 के बीच 6 संख्या ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं होती है, जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। इसके अलावा ये 6 संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। तो ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि जहां से आप लोगों को संख्याएं को पूछा जाए उसी को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। जो अगर इससे संबंधित और भी कोई संख्या जैसे 5 से लेके 20 तक या 30 से लेकर के 60 तक के बीच के भी अगर अभाज्य संख्याएं पूछी जाए तो उसके बीच की अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर को निकाल करके कुल संख्याएं बता सकते हैं। तो यहाँ आपके प्रश्नों का सही जवाब यहाँ प्राइम नंबर 6 आया, यानी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए में 7, 6 में 8, सी में 5 और डी में 6। तो हमारा सही आंसर डी वाला होगा यानी 6 है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 प्राइम या अभाज्य संख्याएं होगी जो 70 और 100 के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है जो यूपी-टीईटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो मैं अपने साथियों और पाठकों से यह कहना चाहता हूं कि जब भी आपको मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सोल्व करना पड़े परीक्षाओं में, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़कर उसे समझने की कोशिश करिएगा कि प्रश्न में क्या चीज पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए, तत्पश्चात उसी प्रश्न के अनुसार उसके आंसर को देने के प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्नों को समझ लेने के बाद उत्तर देना आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद प्रश्नों को हल करें और उसका जवाब सही से दें। तो ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 22/7, पाई दिया हुआ है और 1.333 डॉट डॉट करके दिया हुआ, डी में 3.14 करके दिया हुआ है, जो 4 ऑप्शन है। यहाँ पर ही चलिए इसको हम अपरिमेय संख्या पर गौर करते हैं। जैसा कि हम पहले बता देते हैं कि अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो अक्सर आपको स्क्वायर रूट में मिलेगी, जो जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, यह संख्याएं
अक्सर रूट में स्क्वायर रूट में रहती है, जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट से मान नहीं निकलता, यानी दशमलव में मान रहता है। यह जैसे में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ETC। लेकिन यहाँ पर ही गौर करिएगा कि यहाँ पर ही आपको स्क्वायर रूट में संख्या नहीं दी हुई है। एक 22/7 है, एक पाई है, और एक 1.333 डॉट डॉट करके है, और डी में 3.14 है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की संख्या नहीं है, तो हम परिमेय संख्या पर एक गौर करेंगे कि पहले ऑप्शन में चलेंगे कि 22/7 एक ऐसी संख्या है जो अंश और हर के रूप में मौजूद है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे या परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। यह हमारा परिमेय संख्या है। अच्छा, ये ऑप्शन के हिसाब से गलत है, अब परिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरा, यह पाई है। पाई का मान पूर्ण रूप से जब निकालते हैं तो नहीं निकलता है। इसका मान है जो डॉट डॉट करके आगे की ओर दशमलव में अभी परिमेय संख्या की, जैसा कि हमने परिभाषा दी कि परिमेय संख्या की परिभाषा दी कि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, यानी कि अक्सर वह रूट में होती है और उसका वैल्यू का मान दशमलव में चलता ही जाता है। पूर्ण रूप से उसका वैल्यू जीरो नहीं आ पाता, विभाजित हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर ही जिसका पूर्ण रूप से वैल्यू नहीं निकलेगा और दशमलव में डॉट डॉट करके बढ़ता ही जा रहता है वैल्यू, तो ऐसी संख्याएं पाई है। पाई को हम परिमेय संख्या मानते हैं, जिसको वैल्यू को अगर निकालेंगे, इसको भाग देंगे, यानी पाई का मान 22/7 से, तो इसका पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या पाई, इसे हम पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूरा मान एक्यूरेट सही से नहीं निकलता है। इसका मान हम लगभग में लेते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन साथियों एवं पाठकों, यहाँ गौर करिएगा कि पाई का मान 22/7 है, जो कि परिमेय संख्या है, यानी इसमें अंश और ये हर के रूप में मौजूद है, जिसका परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो P/Q यानी अंश और हर के रूप में मौजूद हो और जिसके हर का मान 0 न हो। तो यह 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरे साथियों पाठकों, एग्जाम में यह गौर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको पाई के बारे में कहा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 को परिमेय संख्या कहेंगे, जबकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो आंसर के अनुसार हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई को है जो टिक मारेंगे। जो UP-TET एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। अब आगे की ओर चलते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न हमारा है, अपने साथियों से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कलम की स्याही समाप्त हो गई है, जिसे क्वेश्चन को हल करने में असुविधा हो रही है। इसलिए आप लोगों से के सामने खेद प्रकट करता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, मैं तुरंत है जो कलम लेकर आता हूँ।
पुनः अपने पाठक एवं साथियों का स्वागत है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बने रहिएगा वीडियो पर। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुका है। कहता है क्वेश्चन 3 में कि 1+2+3+... फिर 1 से आगे की ओर लगातार संख्या 50 तक गई है। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे की ओर संख्या या संख्या यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चली आई है 49, 48। फिर नीचे की ओर 3 प्लस डॉट डॉट कर 3+2+1 तक। एक बारी संख्या या सेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर 50 तक बढ़ रही है, दूसरी बार 50 से नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रही है। जब इस तरह की प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाए तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। हमेशा जो आपको चुटकियों में तुरंत प्रश्नों को हल कर देगा और कम से कम समय में यह प्रश्न को 1-2 सेकंड में ही इसको टिक मार दीजिएगा, जिससे समय की आपकी बचत होगी और आप ये अगले गणित के प्रश्नों को हल कर पाने में अपने समय को दे पाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ साथियों देखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसके मान के बराबर है, यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन में है पहला 2525, 2500, 1250 और इधर 5000 है। ABCD ऑप्शन करके है। तो इस प्रश्न का आंसर इसके लिए एक ट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं कि मैक्स अधिकतम संख्या का स्क्वायर। तो इसमें किसके वैल्यू के बराबर है, तो इसमें जो अधिकतम संख्याएं होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, वही उसका मान हो जाता है। तो 1 से लेकर के यहाँ संख्याएं 50 तक गई है और पुनः 50 से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक आई है। तो नीचे से बढ़ती हुई संख्याएं मैक्सिमम 50 तक पहुंची है। तो यहाँ पर ही हम मैक्सिमम संख्याएं हमारी जो है इस प्रश्न में 50 है, 50 है। तो ट्रिक के अनुसार इसे तुरंत ही मैक्सिमम संख्या अधिकतम संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो अधिकतम संख्याएं हमारा 50 है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 50 फिर इंटू 50। इसको गुना करने का आसान तरीका है कि पहले जीरो को छोड़कर जो अंक है उसको गुना कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 25, यानी 5 को 5 से करेंगे 5 5 25, 1 0 1 0 1 1 2 0 लास्ट में बैठा देते हैं यानी 2500। यानी ऑप्शन में हमारा 2500 बी में है। अतः हमारा आंसर सही आंसर 2500 होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसे ऐसे ट्रिक्स को हमेशा याद रखिएगा साथियों। पाठ को जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का बचत करेगा और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में इससे मदद मिलेगी। इसलिए आप ट्रिक को भी अपनाते जाइएगा और याद रखिएगा, जिससे आपकी समय की बचत होगी और आप मैक्सिमम प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में बहुत ही आसान रास्ता मिल पाएगा और आपके एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएंगे और आपका एग्जाम में उत्तीर्ण होना 100% सफल हो पाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में है 30,560, 29,515, सी में है 23,755 और डी में है 17,325। अब इस प्रश्न की ओर गौर करते हैं कि ये भी कोई भी ये ऑप्शन में इस प्रश्न को ऑप्शन से हल कर ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है इस आंसर की सहायता से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, तो यहाँ पाठक ध्यान दीजिएगा कि 15 से कोई भी
संख्या तभी भाज्य होगी जब 15 से कोई भी संख्या तभी भाज्य होगी जब यह 15 जब यह संख्या निम्न में से कौन सा संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो 15 से कोई भी संख्या तभी भाज्य होगी जब यह संख्या 3 से और 5 से भाज्य होगी। तो पहले इसको यहाँ पर ही हम लोग गौर करेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 15 से विभाज्य है, तो 15 से विभाज्य होने के लिए इसमें संख्याएं 3 से और 5 से जो संख्याएं जो दी गई है वह 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 5 से वह संख्या विभाजित होती है जब जिसके अंत में यानी इकाई का अंक अंत की संख्या 0 हो और 5 हो, तो अंक लास्ट में से 0 और 5 हो। और 3 से विभाजित होने का है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सभी अंकों का योग देख लेते हैं। यहाँ 3 पहले ऑप्शन से 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, तो 3 में 0 3 5 3 8 8 6 14 3 8 और 6 14 और 14 3 से विभाजित पूरी तरह से नहीं होगी। आगे के ऑप्शन में चलते हैं। 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 9 1 10 5 15 5 20 20 2 22 9 2 11 16 1 17 5, ये भी 22 आया जो 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। आगे ऑप्शन में गौर करते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5, तो 3 2 5 5 5 10 5 15 3 2 5 5 10 5 15 5 20 2 22, इस ऑप्शन में भी संख्याएं 22 है जो 3 से विभाजित नहीं है। 3 2 5 7 5 12 12 4 16 1 17 5 22 7 1 8 8 3 11 11 2 13 13 5 18, यानी डी के ऑप्शन को देखते हैं। इसमें 7 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 1 8 3 11 11 2 7 1 8 3 11 3 10 11 2 13 13 5 18 18 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से यह यानी डी ऑप्शन 17,325 के सभी अंकों को जोड़ने पर यह 18 आता है जो 3 से विभाजित हो जाती है। अतः हमारा 3 से विभाजित ये भी है और जिस संख्या के अंत में 5 हो वह 5 से विभाजित होगी। अतः हमारा डी ऑप्शन यानी कि 17,325 वाले ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सार्थक बैठता है, जो 3 से भी विभाजित है हो और 5 से भी विभाजित है। 5 से विभाजित का मतलब अंत में 0 और 5 हो, तो ये 5 है अंत में 5 से विभाजित होगी।
तो अतः डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे की प्रश्न में चलते हैं। तो एक बात और अपने पाठकों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को हल करें तो सीधे ऑप्शन पर ध्यान दें और ऑप्शन में जो कहा गया है नियम के अनुसार कि है उस नियम को याद रखिएगा, कंसेप्ट को, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। यहाँ भी हम विभाज्यता के नियम को ध्यान में रखें और उसके अनुसार प्रश्नों को तुरंत हल कर पाए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्या 11 से भाज्य है। यहाँ भी उसी तरह की संख्या रेलवे ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया है जो पिछले क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ विभाज्यता का नियम अलग है। वो 15 से भाज्य के बारे में पूछा जा रहा था, यहाँ पर इस संख्या को 11 से भाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। तो साथियों एवं पाठकों यहाँ ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न के ऑप्शन जो है बहुत बड़ी संख्या के रूप में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 48,23,718 है ऑप्शन ए में। बी में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 84,23,718 है बी में। और सी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 84,32,718 है सी में। और डी में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 48,32,718 है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को की संख्या से विभाज्यता के नियम को दिमाग में रखना है। पीछे वाले प्रश्न में 15 से भाज्य वाले प्रश्न पूछा गया था, जो हम 15 से जो संख्या विभाज्य होती है उसके नियम को दिमाग में रखते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर 11 से भाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो 11 से जो संख्याएं विभाजित होती है उसके नियम को ध्यान में रखेंगे। 11 से कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगी, विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी संख्या जब उसके अंकों के सम 11 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगी 11 यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 11 से विभाज्य कोई संख्या तभी होगी जब उसके सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर निकलेगा। तो अगर यहाँ सम स्थान, तो यहाँ देखिए सम स्थान के अंकों को दिमाग में रखिएगा, ये ट्रिक्स कि इसके लिए विभाज्यता का नियम है कि सम एवं विषम स्थान के अंकों को योग का अंतर सम एवं उसके अंकों के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाए, 11 आए या 11 जो भी अंतर आए जो 11 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ भी हम पहले ए ऑप्शन से पहले निकालते हैं सम स्थान के अंकों का योग और उसके विषम स्थान के अंकों के योग के अंतर को निकालते हैं। तो पहले सम स्थान
सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग को निकालेंगे तो सम स्थान के ये देखिए ये पहले स्थान, पहले मार्किंग कर देते हैं, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 4 8 3 4 4 8 इसमें के ऑप्शन है जो 4 8 3 2 7 इस चलते हैं दो सम स्थान 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 8 3 2 7 1 8। तो यहाँ पर भी हम सम स्थान के अंकों का योग लेते हैं तो विषम स्थान के अंकों के योग पर 1 4 है तो 4 प्लस विषम स्थान 4 प्लस 3 4 प्लस 3 इसमें ले लेते हैं 2 अंक 2 4 4 प्लस 3 प्लस 7, पहले डी को करते हैं 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 माइनस सम स्थान के अंकों का योग यानी 8 प्लस 4 ऑप्शन में एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमारा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ सम स्थान तो पहला में था 4 के 1 8 2 2 3 3 4 7 के जगह 5 1 के जगह 6, पहले स्थान पर 4, दूसरे स्थान पर 8, तीसरे स्थान पर 2, चौथे स्थान पर 3, पाँचवें स्थान पर 7, छठे स्थान पर 1 और सातवें स्थान पर 8। तो यहाँ पर ही निकालने पर हमारा सम स्थान के अंक 4 प्लस 3 प्लस वह सम विषम स्थान, ये हमारा विषम स्थान हो गया। विषम स्थान का योग तब विषम स्थान के जगह पर हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तब 4 हो गया। फिर इसके जगह पर हमारा विषम स्थान के जगह पर 2 हुआ। फिर यहाँ पर विषम स्थान 2 प्लस विषम स्थान के जगह पर 7 प्लस विषम स्थान के जगह पर 8, 4 2 6 इधर हो गया सम स्थान के जगह पर 8, यहाँ पर ही हो गया 8 के बाद 3 के बाद 1। अब इसको घटा कर देख लेते हैं 4 2 6 6 6 12 1 13 13 8
13 8 21 माइनस 8 3 11 11 1 12 ये हमारा 4 2 6 6 4 8 2 6 6 12 13 13 8 21 हो गया। इधर 8 3 11 12 21 में से 12 चला गया था, 8 1 9 9 संख्या जो है 11 से भी 11 से नहीं कटेगी, अतः ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे की संख्या में भी उसी तरह से देखेंगे कि अंतर 11 से विभाजित होने वाले आता कि नहीं। तो अब पाठक यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सीधे हम है जो ऑप्शन पर ही अब गौर करेंगे, बार बार लिखने में समय मरेगा, इसलिए ऑप्शन पर ही जोड़ते और इसका अंतर निकालते हैं। ये हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो पहले विषम स्थान के जोड़ लेते हैं, 1 3 5 7 तो 1 8 8 2 10 10 7 17 17 7 17 7 हो गया जाकर 17 17 3 24 माइनस इधर हो गया 4 3 7 7 6 13 4 8 4 24 13 7 ये 8 8 दो 10 10 सात 17 17 3 20 17 17 17 17 8 17 8 25 25 माइनस 13 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 12। ये भी ऑप्शन नहीं होगा जो 11 से विभाजित हो जाए। आगे सी में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। 1 पर A1 के जगह 8 है, 8 3 11 11 7 18 18 8 2 26 4 सम स्थान का जोड़ते हैं, 4 4 2 6 6 1 7 26 में से 7 निकल जाएगा, यानी 26 माइनस 7 ये हो गया 9 10 6 19। ये भी ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है। आगे हम देखते हैं डी नंबर ऑप्शन को। यहाँ पाठक ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्यली से बना रहे हैं और उसमें से कोई भी आंसर का जवाब नहीं आ रहा है तो सीधे जो लास्ट वाला ऑप्शन बच जाता है उसका वही आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप सीधे आप उसको इस ट्रिक का ये नहीं निकाल के, जब 3 गो में समय जो मरा कंज्यूम हुआ बार बार निकालने से ऑप्शन से, यह टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, समय ले लेता है और बड़ी संख्याएं को निकालने में। 3 गो से जब नहीं मान निकल रहा है जो 11 से विभाज्य हो, तो आगे वाला जो हर हाल में डी वाले ऑप्शन होगा, तो सीधे आप डी वाले ऑप्शन को मार सकते हैं। इस आप लोगों को पाठकों को जानकारी के लिए हम यहाँ पर ही निकाल के देख लेते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या के जो का अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आती है कि नहीं। अभी तक 3 गो जो दो सम और विषम संख्या के अंतर, सम का अंतर निकला जो 11 से विभाजित होने वाले नहीं निकले, तो डी वाला तो हर हाल में निकलेगा। इसे डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं परीक्षा के हिसाब से कि डी वाला हर हाल में आंसर होगा। जब 3 गो ऑप्शन नहीं तो अगला चौथा ऑप्शन नेसेसरी है कि चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 3 में उसका आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए हम चौथे ऑप्शन को भी निकाल के देख लेते हैं। 4 1 2 3 विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7 4 1 4 4 3 7 7 5 4 3 7 7 7 14 14 8 22। अब है सम स्थान के 8 8 8
10 10 ये 11, 22 में से 11 गया 11। देखिए ये 11 और 11 अंतर 11 से विभाजित हो, यानी कि जो अंतर है वो 11 से कटने वाला हो, तो यहाँ डी का ऑप्शन का अंतर विषम संख्या के स्थान, विषम संख्या और सम स्थान के विषम स्थान के अंकों का योग प्लस सम स्थान के अंकों के योग का अंतर, विषम स्थान के अंकों का योग और माइनस सम स्थान के अंकों के योग का अंतर, यहाँ 11 से विभाजित होने वाली संख्या 11 आ गया। अतः यह ऑप्शन पूरी संख्या जो है डी वाला, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 48,32,718 हर हाल में 11 से भाज्य होगी, क्योंकि नियम के अनुसार 11 से विभाजित होने वाली जो संख्या होती है उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए, जो यहाँ आ गई है 11 से विभाजित हो गया। अतः यह डी वाले ऑप्शन हमारा ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्ण रूप से भाज्य हो जाएगी। और ये हमारा अंतिम प्रश्न 5वां था। आगे मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो परीक्षाओं में आया है और आगामी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो गणित से संबंधित प्रश्न है, उसे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और उसको हल करके आप लोगों को बताऊँगा। साथ साथ में ट्रिक्स भी बताते जाएंगे, इनके ट्रिक्स बनते हैं ताकि आप बहुत क्विक यानी तेज़ी से उस प्रश्नों का जवाब दें और कम समय में जवाब दें, ताकि बचे हुए समय को और दूसरे गणित के प्रश्न और दूसरे जो सामान्य अध्ययन और जो अलग अलग खंडों से यानी अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करने में बचे हुए समय को लगा सके। तो आप लोगों को समय की बचत के दृष्टिकोण से और अधिक से अधिक प्रश्नों को जिससे हल कर पाएँ और आप एक्यूरेट हल कर पाएँ और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न न छूटे, आप सभी प्रश्नों का सही जवाब दे पाएँ, जिससे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण संभव हो सके। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने यह वीडियो आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एवं पाठकों के लिए बनाया है, जो आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। अतः यह आप लोगों के लिए हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक साथियों एवं पाठकों के बीच शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी साथी को इस महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़े हुए गणित के विभिन्न प्रश्नों को तेजी से और ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल करने की जानकारी मिल सके, ताकि वे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सके और अपने भविष्य को बना अच्छे स्थान पर पहुंचा सके। आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पुनः आप सभी साथियों और पाठकों के लिए आगे मैं महत्वपूर्ण गणित से संबंधित प्रश्नों को पुनः लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। अतः मैं आप लोगों से अब विराम चाहता हूँ। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिएगा।